शांति और सद्भाव की शक्ति को गले लगाओ। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो जो सदियों से साधकों को, दार्शनिकों को और हाँ, हम जैसे जिज्ञासुओं को भी खींचता रहा है, समाधि की अवस्था। हाँ, बिल्कुल बहुत गहरा और रहस्यमय विषय है ये। और इसे समझने के लिए हमारे पास कोई साधारण लेख या विश्लेषण नहीं है, बल्कि परमहंस योगानंद की एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही व्यक्तिगत कविता है। शीर्षक ही है समाधि। हाँ, ये कविता अपने आप में खास है क्योंकि ये उस अनुभव को सीधे शब्दों में लाने की कोशिश करती है, जिसे अक्सर लोग कहते हैं कि अरे इसे तो बताया ही नहीं जा सकता। सही बात है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस कविता की पंक्तियों के सहारे चलें और ये महसूस करने की कोशिश करें कि भाई समाधि का अनुभव आखिर होता कैसा है। योगानंद क्या बता रहे हैं इसके बारे में? सोचिए, कविता शुरू कैसे होती है? प्रकाश और अंधकार के आवरण मिट गए, दुख का कोहरा उड़ गया। मतलब ये पंक्तियां तो सीधे हमें उस अनुभव की गहराई में, उसकी तीव्रता में खींच लेती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप वहीं पहुंच गए हों। तो आइए खोलते हैं इस कविता की परतों को धीरे धीरे और समझने की कोशिश करते हैं समाधि के इस अद्भुत विवरण को। हाँ, जरूर। तो कविता का आगाज ही होता है एक बहुत बड़े बदलाव से, द्वैत का मिट जाना। मतलब वो चीजें जो हमें हमेशा जोड़ों में दिखती हैं ना, जैसे प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख, प्रेम घृणा, अरे जीवन और मृत्यु भी। हाँ, ये सब। कविता कहती है ये सब झिलमिलाते भ्रम की तरह मिट जाते हैं। सब द्वैत के पर्दे पर झिलमिलाते भ्रम मिट गए। और इतना ही नहीं, हंसी, उपहास, उदासी, ये भावनाएं भी जैसे एक बड़े से आनंद के सागर में घुल जाती हैं। ये हमारी आम समझ से कितना अलग है। ये वाकई में अनुभव का पहला और शायद सबसे अहम पड़ाव है। देखिए, हमारी जो आम चेतना है वो दुनिया को इन्हीं जोड़ों के जरिए समझती है ना? बिल्कुल। हर चीज को हम किसी दूसरी चीज के ऑपोजिट रखकर ही पहचानते हैं। बिल्कुल। समाधि में, जैसा योगानंद जी बता रहे हैं, ये जो बुनियादी फर्क करने का तरीका है ना, यही खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि कविता में इसे माया का तूफान कहा गया है, जो अंतर्ज्ञान के जादुई दंड से थम गया। अब ये माया शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। हाँ, माया तो सुना है, भ्रम। हाँ, बिल्कुल। भारतीय दर्शन में माया उसी पर्दे या भ्रम को कहते हैं जो हमें असलियत को, मतलब वास्तविकता को, उसके असली एक रूप में देखने से रोकता है। तो समाधि की ये अवस्था उस माया के पार जाने से मिलती है, जहाँ दुनिया आपको टुकड़ों में बटी हुई नहीं दिखती, बल्कि एक अखंड सत्य की तरह अनुभव होती है। जैसे किसी पेंटिंग से सारे रंग हटा दें और सिर्फ उसकी आउटलाइन रह जाए, वैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा समझ सकती हैं। मतलब वो बुनियादी ढांचा दिख जाता है जो आमतौर पर रंगों के नीचे छुपा रहता है। तो मतलब समाधि की शुरुआत ही वास्तविकता को देखने का नजरिया बदलने से होती है। द्वैत का पर्दा हट जाता है। ये पहला बड़ा सबक हुआ इस कविता से कि हमारी जो ये रोज की ऑपोजिट्स वाली समझ है, वो शायद एक भ्रम ही है जो इस ऊंची अवस्था में टूट जाता है। बिल्कुल सही। और जब ये द्वैत मिटता है तो उसके बाद जो अगला बड़ा बदलाव आता है वो है मैं की धारणा में। हाँ, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है। कविता बताती है कि मैं अब इस शरीर या मन तक ही सीमित नहीं रहता। पंक्तियां हैं, मैं जीवित हूं ब्रह्म छाया से परे। यहां ब्रह्म शब्द आया है, जिसे हमारे दर्शन में वो परम सत्ता, अनंत, जो कभी बदलता नहीं, वो माना गया है। हाँ। तो ये मैं उस अनंत सत्ता का हिस्सा बन जाता है, उससे अलग नहीं रहता। हाँ। और फिर ये मैं फैलता जाता है, सर्वव्यापी हो जाता है। केवल मैं, सर्वत्र प्रवाहित मैं। बिल्कुल। और इसके लिए एक बहुत सुंदर मिसाल दी है समुद्र और लहर की। जैसे समुद्र तरंगों के बिना रह सकता है, पर तरंगे उसके बिना नहीं। समाधि में इंसान वो लहर नहीं रहता जो खुद को समुद्र से अलग समझती है, बल्कि वो खुद ही वो असीम समुद्र बन जाता है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। देखिए, ये जो हमारा व्यक्तिगत अहंकार है, वो छोटा मैं, जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, भाई ये मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, उसका उस परम, उस यूनिवर्सल चेतना में, जैसे आप महा मैं या ब्रह्म कह सकती हैं, उसमें विस्तार हो जाता है। ये मैं का खत्म होना नहीं है जैसा कुछ लोग शायद सोचे। हाँ, ये डर लगता है कई बार। सही बात है, पर ये खत्म होना नहीं, बल्कि उसका अनंत में मिल जाना है, रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं लगता। कविता के हिसाब से तो ये मैं सचमुच सब कुछ बन जाता है।
तारे, धूल के कण, परमाणु, यहाँ तक कि क्रोध, लोभ, सद्गुण, दुराचार भी। कविता कहती है सब मैं ही हूं, सब मैंने पी लिए और अपने एकत्व के महासागर में रूपांतरित कर दिए। ये बात थोड़ी थोड़ी चौंकाती है कि नेगेटिव चीजें भी उसी मैं में समा गईं और बदल गईं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है और बहुत अहम भी। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति अब क्रोधित या लोभी हो गया है, नहीं, बल्कि ये कि उस परम चेतना में हर चीज का स्रोत है। अच्छा। जैसे समुद्र में अच्छी, बुरी, साफ, गंदी सब नदियां आकर मिल जाती हैं और समुद्री बन जाती हैं, है ना? वैसे ही उस अनंत मैं में सृष्टि के सारे गुण अवगुण मौजूद है, लेकिन वो अपने छोटे सीमित रूप में नहीं रहते, वो उस परम एकता में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, रूपांतरित। तो मतलब अच्छा बुरा सही गलत का भेद भी मिट गया? हाँ, क्योंकि द्वैत ही मिट गया ना, तो अच्छे बुरे का भेद भी मिट जाता है। सब कुछ उसी एक चेतना की अलग अलग एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। तो इस हिस्से से दूसरा बड़ा सबक ये निकला कि समाधि में हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी की बाउंड्रीज हैं वो टूट जाती हैं और मैं का विस्तार उस अनंत चेतना मतलब ब्रह्म में हो जाता है। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं बल्कि एक असली अनुभव है, चाहे इंसान खुद को ही सृष्टि के कण कण में महसूस करता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी विस्तार के बाद अनुभव और भी गहरा और भी सूक्ष्म होता जाता है। बिल्कुल। कविता फिर हमें अनुभव के ऐसे लेवल पे ले जाती है जिनकी हम नॉर्मल हालत में कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ये सुनना कि परमाणुओं की गति सुनाई देती है। सोचिए जरा, साइंस हमें बताता है कि सब कुछ एटम से बना है और वो हिल रहे हैं, पर उन्हें सुनना? या फिर पर्वत, पृथ्वी, द्रव अग्नि में घुल जाती है, सागर वाष्प में बदलते हैं। ये तो जैसे फिजिकल दुनिया की सारी स्थिरता ही बदल गई। हाँ, ये जो ठोसपन हमें महसूस होता है वो जैसे गायब हो जाता है। और साथ ही ओम की ध्वनि का जिक्र है, जिसे सृष्टि की मूल ध्वनि मानते हैं, जो दिव्य तेज प्रकट करती है। ये सब अनुभव हमारी आम इंद्रियों की पकड़ से कितने परे हैं। बिल्कुल। ये पंक्तियां दिखाती हैं कि समाधि में हमारा जो सेंस परसेप्शन है वो कैसे बदल जाता है। शायद सेंस परसेप्शन कहना भी ठीक ना हो, ये तो इंद्रियों से परे का अनुभव है। हाँ, रियलिटी, वास्तविकता अपने एकदम तरल ऊर्जा वाले रूप में अनुभव होती है। वो जो ठोसपन का भ्रम है वो टूट जाता है। जैसे कोई साइंटिस्ट बिल्कुल कणों के लेवल पर जाकर एनर्जी का डांस देख रहा हो। पर ये देखना दिमागी नहीं है, ये सीधा अनुभव है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात पे जोर दिया गया है कि ये अवस्था किसी तरह की बेहोशी या नींद नहीं है। कविता साफ कहती है, यह मानसिक बेहोशी नहीं, न ही ऐसी नींद जिससे वापसी ना हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। बल्कि ये चेतना का विस्तार सीमित शरीर से परे अनंत काल तक है। यानी चेतना कम नहीं होती, बल्कि असीम रूप से जागृत और फैल जाती है। बिल्कुल, ये फर्क करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग समाधि को एक तरह का शून्य, एक तरह की बेहोशी समझ लेते हैं, लेकिन योगानंद जी के वर्णन के हिसाब से ये चेतना का खत्म होना नहीं, बल्कि उसका अल्टीमेट एक्सपेंशन है, परम विस्तार। तो जागरूकता कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। हाँ, असीम रूप से बढ़ जाती है, सर्वव्यापी जागरूकता। शरीर की सीमाएं भले टूट जाएं, लेकिन चेतना अनंत तक फैल जाती है। कई काव्य ये भी बताती हैं कि ये अवस्था मिलती कैसे है। ये कोई जादू की तरह अचानक नहीं हो जाता। उसमें कहा गया है, जब गुरु दत्त ध्यान से, प्यास से, दीर्घ अभ्यास से ये दिव्य समाधि प्राप्त होती है। अच्छा, तो मेहनत लगती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इसके पीछे एक पूरी साधना है, गुरु का गाइडेंस है और लंबे समय तक पूरी लगन और प्यास से किया गया ध्यान का अभ्यास है। ये यूं ही नहीं मिलता, ये आध्यात्मिक अनुशासन और गहरी कोशिश का फल है। तो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये हुआ कि समाधि चेतना का खत्म होना नहीं, बल्कि उसका अनंत विस्तार है, जहां रियलिटी का अनुभव नॉर्मल सेंसेस से परे उसके असली एनर्जी रूप में होता है। और ये अवस्था मेहनत से, साधना से मिलती है। ये समझ हमें समाधि को सिर्फ एक रहस्यमयी चीज मानने के बजाय एक लक्ष्य की तरह देखने में मदद करती है, जिसे पाया जा सकता है। निश्चित रूप से। और इस अनुभव की जो चोटी है, जो पराकाष्ठा है, वो है परम एकीकरण, एब्सोल्यूट यूनिटी। हाँ, कविता के आखिरी हिस्से में इसी परम विलय का जिक्र है। कहा गया है, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान एक हो गए। मतलब जानने वाला यानी व्यक्ति,
जानी जाने वाली चीज यानी सृष्टि या ब्रह्म और जानने का जो प्रोसेस है, इन तीनों का फर्क ही मिट जाता है। कोई भेद नहीं रहता। हाँ, सिर्फ शुद्ध अनुभव रह जाता है। और हमारी जो पर्सनल मेमोरी होती हैं, जो हमारे मैं का आधार है, वो भी मिट जाती हैं। नश्वर स्मृति की झिलमिल छाया सदा के लिए मिट गई। और फिर आता है वो अंतिम अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन। हंसी का छोटा बुलबुला अब बन गया हूं आनंद सागर स्वयं। वो जो छोटा सा मरने वाला मैं था, जो जिंदगी के सुख दुख में शायद कभी हंसता था, अब वो खुद ही आनंद का असीम महासागर बन गया है। ये कितनी सुंदर बात है। हाँ, और ये सिर्फ एक सुंदर बात या कल्पना नहीं, योगानंद जी के अनुसार ये परम सत्य का अनुभव है। ये समाधि का शिखर है, पूर्ण एकत्व, जहां अलग होने का भाव उस अनंत सच्चिदानंद, सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म में पूरी तरह विलीन हो जाता है। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। हाँ, मतलब अस्तित्व, चेतना और आनंद। तो ये उस मूल स्रोत में वापसी है जिसे यहाँ शुद्ध आनंद के रूप में बताया गया है। इसीलिए कविता आखिर में कहती है, आनंद से आया हूँ, आनंद में जीता हूँ और आनंद में ही लय हो जाता हूँ। अस्तित्व का जो मूल स्वभाव है वो आनंद ही है। और अंत में फिर से उन पर्दों के हटने का जिक्र है। ठोस, द्रव, वाष्प और प्रकाश के 4 पर्दे उड़ जाते हैं और तब मैं सब में प्रवेश कर महामय में विलीन हो जाता हूं। ये तो मतलब पूर्ण विलय की आखिरी घोषणा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक के बाद एक परत हटती जाती है, भ्रम मिटते जाते हैं और आखिर में सिर्फ वो एक अनंत आनंदमय सच ही बाकी रहता है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का एक हो जाना ही आखिरी मुक्ति है, जहां कोई दूसरापन, कोई अलगाव बचता ही नहीं। तो परमहंस योगानंद की इस गहरी और सच कहूं तो दिल को छू लेने वाली कविता के जरिए हमने समाधि के अनुभव के अलग-अलग पड़ावों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि यह सफर द्वैत के भ्रम के मिटने से शुरू होता है। हाँ, फिर छोटे मैं का अनंत चेतना में विस्तार होता है, जिसके बाद चेतना खत्म नहीं होती बल्कि असीम रूप से जाग जाती है और रियलिटी का सूक्ष्म अनुभव होता है। और आखिर में सब कुछ जानने वाला, जानी जाने वाली चीज और जानने का तरीका सब उस परम आनंद के महासागर में एक हो जाता है। बिल्कुल। ये कविता अपने आप में एक बहुत ही असाधारण दस्तावेज है। ये उस अनुभव को शब्दों में बांधने की कोशिश करती है, जिसे अक्सर लोग कहते हैं कि इसे बयान नहीं किया जा सकता, ये इनएफेबल है। हाँ, अवर्णनीय। योगानंद जी हमें उस अवस्था की एक झलक देते हैं जो हमारी रोजमर्रा की सोच और भाषा की हदों से बहुत परे है, और ये हमें मजबूर करती है कि हम अपने बारे में, असलियत के बारे में और चेतना की क्या-क्या संभावनाएं हैं, इन सब पर अपनी जो बनी बनाई धारणाएं हैं उन पर दोबारा सोचें गहराई से। सचमुच ये सोचने पर विवश करता है, और ये भी कि इस तरह के अनुभव को भाषा में ढालना कितना मुश्किल काम होगा। और यहीं से एक सवाल उठता है सोचने के लिए, जिसे शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। कविता में ये बताया गया है कि कैसे समाधि में ये जो ठोस दुनिया हमें दिखती है, पहाड़, सागर, वो जैसे पिघल जाती है, अपनी स्थिरता खो देती है और ऊर्जा या चेतना के बहाव में बदलती हुई महसूस होती है। और ये पूरा अनुभव हो कहाँ रहा है? चेतना के भीतर। तो क्या ये हमारे रोजमर्रा के, जिसे हम नॉर्मल जागृत अवस्था कहते हैं, उस अनुभव के बारे में भी कुछ इशारा करता है? क्या हमारी ये सामान्य भौतिक दुनिया की जो समझ है वो भी उतनी ही चेतना पर निर्भर है जितनी इस चरम अनुभव में लगती है? बस हम शायद उस निर्भरता को पहचानते नहीं हैं। ये दिलचस्प सवाल है। या फिर एक दूसरा पहलू सोचें कि इस तरह के गहरे, लगभग अवर्णनीय अनुभव को जब हम भाषा के इस सीमित दायरे में लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये कोशिश खुद ही उस अनुभव की हमारी समझ को किसी तरह से बदल देती है या शायद सीमित भी कर देती है? भाषा कहाँ तक अनुभव को बता सकती है और कहाँ वो बस चुप हो जाती है? इन सवालों पर सोचना भी शायद इस कविता को पढ़ने का एक हिस्सा हो सकता है।